हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी पेपर अभी तक के अच्छे गए होंगे। यदि आप हमारे सरल एकेडमी के कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे होंगे, मैडम ने भी काफी सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को लेके, और आज बारी है सर की। सर यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो शॉर्ट आंसर है, हमें सब पढ़ना है, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए नहीं, मेन एग्जाम के लिए। तो कुछ अंक विभाजन या आप अंक डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हें बोलते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि विलियन चैप्टर से टोटल अंक कितने हैं? 14। 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। तो इस पर यदि मैं बात करूं, 4 नंबर का जो प्रश्न आ सकता है वो न्यूमेरिकल प्रश्न होगा, या फिर आपसे बोलेगा कि क्वथनांक में उन्नयन का निम्नलिखित से संबंध स्थापित करें। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मोललता, मोलरता, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, और 2 नंबर पे निम्न पर टिप्पणी लिखिए, लाइक विलयन क्या है, इनके प्रकार, ये सब चीजें आ सकती। ठीक है। वैद्युत रसायन टोटल 18 नंबर का है। 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब वैद्युत रसायन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम है, प्रतिरोधकता, चालकता या चालकत्व, ये सारे जो प्रश्न हैं वो आएंगे इससे। वो 2 नंबर के लिए आएंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, कोलराउस का नियम, और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो 4 नंबर पे अपीयर होंगे। नाउ नेक्स्ट है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। 14 नंबर है, इस पर आवंटित 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव। बाकी सब एक एक नंबर, 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक और 4 नंबर का एक। तो इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, लेंथेनाइट संकुचन आकुचन क्या है, और बहुत सारे प्रश्न जो है वो इससे बनेंगे। यदि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए कि कौन सा आ सकता है, वैसे ऑफलाइन क्लास में हम बता चुके हैं, बट यदि आपको चाहिए फिर से, तो यू कैन कॉमेंट, वे विल आंसर, एंड ऑल्सो यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको इंस्टाग्राम बायो पर मिल जाएगी। वापस से बात करें, उपसह संयोजन यौगिक 12 नंबर का है, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन टोटल 12 नंबर का है। यदि इससे बात करें, हेलो और हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इससे ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज्यादा नंबर के ऑब्जेक्टिव है। साथ ही 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो यहां पर जो आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिएक्शन। ठीक है, आप भूल जाइए कि यहाँ से थ्योरी आने वाली है, बिल्कुल नहीं आएगी, प्योरली रिएक्शन आएगी। उपसह संयोजन यौगिक से ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के, 2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको कुछ इनऑर्गेनिक यौगिक्स दिए रहेंगे, उनका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा, या फिर उनके नाम दिए होंगे, उनका संरचना सूत्र या फिर आपको सूत्र लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न का अंक विभाजन है। ये था शॉर्ट एंड सिंपल, 3 मिनट के अंदर हमने इसे समझ लिया। 70 नंबर का है। आपके 28 में से 28 तो आनी ही चाहिए, और 28 में से 28 लाने के लिए इस वीडियो को कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा। साथ ही कुछ क्वेश्चन हम बीच में आपसे पूछेंगे जिनके आंसर आपको करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कुछ संरचना है जो कि हम टेलीग्राम पर आपको बना के बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सॉल्यूशन, एंड हियर आर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारे विलियन चैप्टर से, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर एक चीज जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो हमसे ब्लर हो गया, हट गया। तो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव है कि जर्मन सिल्वर किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा CuZn+Ni, यानी कि आपका दूसरा नंबर वाला। आई एम सॉरी फॉर दैट, वो पता नहीं कैसे ब्लर हो गया, तो कोई बात नहीं, आगे का देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कमेंट कर लिया, अब हम समझते हैं ना। 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, द्रव्य विलय कहते हैं, द्रव्य विलायक कहते हैं, या फिर सिर्फ विलायक कहते हैं। अब विशेष तौर पर यदि बात करें, विलयन एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 अवयव मिले होते हैं, एक ज्यादा मात्रा में होता है, तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। ठीक है, द्रव्य विलायक जैसे कि हमारा जल हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सब हुआ द्रव्य विलय। फिर है द्रव्य विलय। द्रव्य विलय की यदि बात करें तो हम, दूध हो सकता है, फिर आपकी शराब हो सकती है, बहुत सारे ऐसे यौगिक आते हैं जिन्हें आप पानी में मिला के पीते हैं, आप समझ गए हो। ठीक है, तो वो द्रव्य विलय है। और फिर है
विलयन। तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 11वीं का भी है और 12वीं का भी है। नाउ नेक्स्ट है पीतल है। पीतल आप सभी को पता, आप लोगों ने पीतल देखा होगा। पीतल क्या है? एक तरह का मिश्रण है। मिश्रण कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। अब ठोस है यानी कि ठोस विलयन है, या द्रव्य विलयन होगा, या गैस विलयन होगा, या कोलाइडी विलयन होगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पीतल जो है वो कैसे बना है। दो द्रव्य द्रव पदार्थों को मिला के बनाया गया है, दो ठोस ठोस पदार्थों को मिला के बनाया गया है, या फिर दो गैसीय पदार्थों को मिला के गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अधिक मात्रा में द्रव्य है उसमें जो विलायक है वो द्रव्य है, ठोस है, या फिर गैस है। तो पीतल आप सभी को पता है कि इसकी अवस्था कैसी होती है। विलायक की सॉरी पीतल की जो भौतिक अवस्था होती है वो दिखता कैसे? वो दिखता है ठोस। यानी कि विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है विलायक। जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है विलयन उसी के हिसाब से दिखता है, उसी के अकॉर्डिंगली दिखता है। तो दैट इज, इसका आंसर जो होगा वो ठोस विलयन होगा। अभी हम आगे बाद में इसे टिक करेंगे। ठीक है, गैसों की द्रव्य में विलयता का नियम किसने दिया? या द्रवों गैसों की द्रव्य में विलयता का नियम दिया था, किसने दिया था? हेनरी ने दिया था, वॉन्टॉफ ने दिया था, वर्कले ने दिया था, या फिर वॉयल ने दिया था। तो इनका नाम तो नहीं सुना, इनका नाम सुना है पराशरण दाव में इन्होंने बहुत सारे नियम दिए। वॉन्टॉफ ने दिया था कि आप किसी चीज से मिलाकर विलयन बनाएं और देखें कि क्या रिजल्ट आते हैं, और आप चित्र बना मतलब आप विलयन बनाने से पहले कुछ चीजें नोट करें। मतलब जो मोलर द्रव्यमान वगैरह की हम गणना करते हैं, जैसे कि अणुसंग गुणधर्म के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम गणना करते हैं, तो हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं या फिर पहले थ्योरी लिखते हैं। दो चीजें हो सकती, कुछ लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं बाद में थ्योरी लिखते हैं, कुछ लोग पहले थ्योरी लिखते हैं बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज असामान्य मोलर द्रव्यमान। उसके लिए सही स्थिरांक या फिर नियम जो है वो वॉन्टॉफ ने दिया था। उसके पहले है कौन से साइंटिस्ट होते हैं? हेनरी। तो इकलौते ही बचे हैं दैट इज हेनरी। तो गैसों की द्रव्य में विलयता का नियम दिया था हेनरी। और आप जो सोडा बॉटल वगैरह पीते हो, क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, तो उस पर जो गैस मिलाई जाती है उस पर उसका निर्धारण करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है हेनरी का नियम। ठीक है, हाई प्रेशर पर गैसों को द्रवों के अंदर मिलाया जाता है और ये हेनरी के नियम के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हमारा ठोस विलयन। चलो, एथेनॉल C2H5OH जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण है। एथेनॉल को यदि हम जल में मिलाएं तो ज्यादा कौन होता है, एथेनॉल या जल? सर ये तो निर्भर करते हैं कि आप विलयन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, चलो, कैसा दिखेगा वो विलयन? वो विलयन गैस के रूप में दिखेगा, वो कोलाइडी विलयन होगा, वो द्रवी विलयन होगा, या वो ठोस विलयन होगा? बताओ। यदि आप पानी में दारू मिलाओगे यानी कि अल्कोहल मिलाओगे यानी कि एथेनॉल मिलाओगे तो वो कैसा दिखेगा? ठोस दिखेगा, द्रव दिखेगा, गैस दिखेगा, या कोलाइडी विलयन दिखेगा? तो यू नो द आंसर दैट इज द्रव्य विलयन। अब मुझे नहीं पता कि कैसे से आप सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व करने की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। क्या इतने आसान ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं? सोचो। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा। जो आ सकने वाले होते हैं वो एक ये वाला लग रहा है हमें, और दूसरा ये वाला लग रहा है जो आ सकता है, और तीसरा ये वाला लग रहा है। ठीक है, यदि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता होगी। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपको पहले मोल निकालने पड़ेंगे, फिर विलयन का आपको आयतन पता होना चाहिए, फिर विलय के मोल बटे आप विलयन का आयतन करेंगे, तब जाके आपको मोल ज्ञात होंगे। तो सम हाउ ऑफ सॉल्यूशन आपको आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 0.4। ये आप निकाल के देख सकते हैं, और यदि आपको निकाल के देखने में दिक्कत हो रही है तो यू हैव टू वॉच आवर फुल वीडियो जो कि यूट्यूब पर डल चुके हैं, है ना? ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसे यहाँ पर सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बट वी डोंट हैव अ डिजिटल बोर्ड, सो अभी के लिए आंसर लिख लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलय की ग्रामों की संख्या कहलाती है। यदि विलियन के आप 1 मिलियन भाग करो और उन भागों में जो विलय की संख्या होगी वो भी कैसे होगी? द्रव्यमान में, यानी कि ग्राम में। तो उस संख्या को क्या कहते हैं? हम उस संख्या को हम मोलरता कहते हैं, उस संख्या को हम मोललता कहते हैं, उस संख्या को हम पीपीएम कहते हैं, उस संख्या को हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो द आंसर इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर फिर से एक और आ गया, यदि 4 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml विलियन में
उपस्थित है। 500 ml विलियन में, ध्यान रहे 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोललता होगी। नाउ ये वाला भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा और द आंसर आएगा 0.2, ये निकालना पड़ेगा। उच्चतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण है। उच्चतम क्वथनन स्थिर क्वथांक के मिश्रण का उदाहरण है। एनसीईआरटी के बिल्कुल बीचों बीच से उठाया है। आदर्श अनादर्श विलन जब आप पढ़ेंगे तो अनादर्श विलन में सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ लिखा गया है कि नाइट्रिक एसिड 96%, सॉरी 98, 68% और 32% जल का जब हम मिश्रण करते हैं तो वो उदाहरण होता है उच्चतम क्वथनन स्थिर क्वथांकी मिश्रण का। तो इसका आंसर आएगा ए। ये बहुत डिटेल्ड चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने बीच से ऑब्जेक्टिव बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्टिव आपकी तिमाही के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो छूट गई है बोर्ड ने बचा के रखी है, उसे काय के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। तो वो हम जब नए वीडियो सॉल्व करेंगे या फिर आपको जो मैंने लॉन्ग लेक्चर बताया ना, पढ़ाए, वहां पर ये छोटी छोटी बातें बताई है बेटा, आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो, जहां पर जो एनसीईआरटी में बिल्कुल बीच बीच के लास्ट ईयर क्या होता, मेंस एग्जाम में ना एनसीईआरटी के बीच से ऑब्जेक्टिव बने थे, और अभी फिर से जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ कुछ तो बाहर के हैं। आई क्लियरली वॉच, जो मैंने चेक किया तो कुछ तो बाहर के हैं, तो वो नहीं आ सकते, परंतु कुछ तो बिल्कुल डीप डाउन अंदर के जो आएंगे ही। अभी नहीं आए तो बोर्ड में तो आएंगे, इसीलिए जो क्वेश्चन बैंक है इसे संभाल के रखना। और साथ ही आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने फ्री रखा है इसे। जस्ट इंस्टाग्राम की बायो लिंक पे विजिट करना, वहां पर फ्री डेमो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशन भी जल्दी डल, ये पीपीटी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये इसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, डाल देंगे हम। जल के लिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान होता है, ये भी बीचों बीच से मेंशन है कहीं पे। तो ये जो होता है 0.52 होता है, इसकी भी एक चार्ट बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, तो क्वथनांक उन्नयन, जहां पर प्रश्न वगैरह आपने थोड़ा सा सॉल्व किया होगा वहीं पर ऊपर बनी हुई कि जल के लिए मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 0.52 होता है। चलो, ये बिल्कुल बीच से आया है, ये अभी नहीं आया तो मेन एग्जाम में आएगा। रिक्त स्थान, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें, ठीक है, 0.9 क्या है, ये सामान्य लवण कहलाता है। यदि इसे से अधिक सांद्र विलयन हम बना दें और उस विलयन के अंदर कोशिकाओं, उसको उस विलयन के अंदर क्या रख दें हम, कोशिका, तो जल कोशिकाओं के बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएंगे। इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? तो कमेंट करो आंसर और सोचो, मैं भी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। बैक टू हम आएंगे कि कैसे उसका सही आंसर होगा। यदि तांबे को सोने में घुला जाए तो किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा? आप सभी को पता है जितने भी आभूषण बनते हैं वो प्योर नहीं होते। 22 कैरेट के होते हैं, 20 कैरेट के होते हैं, 23 और 24 कैरेट के नहीं होते। बहुत रेयर ही होता है कि 23 कैरेट का आपको आभूषण देखने को मिले। तो यदि हम क्या करें, तांबे को सोने में घोल दिया जाए, तांबे को, मतलब विलायक कौन है, सोना है, तांबा क्या है, विलय है, उसे घोल दिया जाए और जो विलियन बनेगा वो कैसा बनेगा, ठोस बनेगा, द्रव्य बनेगा, गैस बनेगा। तो ये प्रकार पूछ रहा है आपको। तो आप मेरे आंसर बताने के पहले ही कुछ आंसर आपको लिख देना है ना। वापस बने, एक समान पराशरण दाब रखने वाले दो विलियन कहलाते हैं। एक समान पराशरण दाब रखने वाले विलियन समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो फटाफट से जरा आंसर देख लेते हैं। इसका तो अति परासारी विलयन आएगा ना, इसका आएगा ठोस विलयन, इसका आएगा समपरासारी विलयन। फटाफट से आंसर नोट कर लो, कमेंट करके बताना जी सर समझ में आ गया ना। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व साध्यता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसको तो रट्टा ही मार लेना, दैट इज आदर्श विलयन। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, खालिस्तान का नियम है। इसे देने वाले थे हेनरी, जो कि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। या तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा या इसके पहले वाला ऑब्जेक्टिव आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। पक्की बात है, हेनरी के नियम से एक ऑब्जेक्टिव पक्की बात है, आता ही आता है। दूसरा, वह दाब जो कि विलायक के प्रभाव को मात्र रोकता है। चलो फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा फंबल हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं हम गलत पढ़ दिए ना। वह दाब जो कि विलायक के प्रभाव को मात्र रोकता है या सिर्फ विलायक के प्रभाव को रोकता है, खालिस्तान दाब कहलाता है। तो क्या आंसर आएगा बताओ, सोचो। दैट इज पराशरण दाब। नाउ अणुसंग गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खालिस्तान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है।
तो द आंसर इज विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये तो वो चैप्टर है बेटा जो कि आपको मतलब मेरे को नहीं पता, इसके यदि आप पूरे लेक्चर देख लोगे मेरे तो आपको ये चैप्टर सॉरी ये चैप्टर बिल्कुल हलवा बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, मोललता नहीं, मोलरता। मोलरता की जब बात होगी तो विलायक की मात्रा किलोग्राम में की जाएगी, विलियन से कोई लेने देना नहीं होगा। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसिटोनाइट्रल में घोला जाएगा तो एस्पिरिन का एस्टेरॉइड में भार प्रतिशतता होगी। तो ये आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा और आंसर आएगा 1.42। पराशरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। आ गया, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लर हो गया यार, ये ब्लर क्यों हो गया सर? चलो, आई हैव टू फिक्स दिस। चलो कोई बात नहीं, आप इसको देखते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। D-Link। अब देखो थोड़ी सी दिक्कतें होगी, अच्छा हुआ ये ब्लैक हो गया। चलो बड़ा कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, ये समटाइम्स ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। भाई क्यों हो रहा है, क्यों नाटक कर रहा है यार? कहाँ तक आ गए थे हम यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, ये है हमारा बड़ा वाला सूत्र। अब आपने काफी सारी चीजें देख ली होगी। गलत बात है, चीटिंग नहीं करते हैं। अभी भी बीच में नोटिफिकेशन आएगी क्योंकि हमने कर दिया क्या, नेट ऑन। चलो फिर से ये वाला कट गया। तो मूलरता कहलाती है, शायद विलाय के लायक का होगा तो पहला आप देख कर लेना। तो पहला वाले का नहीं आया है। देखो यदि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ध्यान से सुन लेना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है तो वो मोलरता कहलाती है। और यदि 1 लीटर विलियन नहीं है, 1 किलोग्राम विलायक है और विलय के मोलों की संख्या की बात हो रही है, 1 किलोग्राम विलायक है और उसके मोलों की संख्या की बात की जा रही है, तो वहां पर आएगा मोललता। यदि वहां पर मोलरता है तो ये कथन असत्य हो जाएगा। मैं भी बता दे रहा हूं क्योंकि वहां पर हाइड हो गया है। अब नेक्स्ट है, निश्चित ताप पर विलियन का पराशरण दाब विलय के मोलन सांद्रण के समानुपाती होता है। बस सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नौ, ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। यस, ये बात भी पूर्ण रूप से सत्य है। नौ, वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होता है, स्थिर क्वथनांकी या एस्ट्रोजोब मिश्रण कहलाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है एथेनॉल और जल का मिश्रण। ये भी एनसीईआरटी के बीचों बीच से आया है। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, दैट इज सांद्र विलयन, असत्य बात है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm मात्रा दांतों को कुर्बित यानी पीलापन होने का कारण होती है। इसका ऑब्जेक्टिव तो हम बहुत पहले डाल चुके हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। नाउ आगे बढ़ेंगे। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहता है। बिल्कुल सही बात है, वोल्टॉप ने इसी पर बात करी थी जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था। सोडा जल एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक ताप पर बंद किया जाता है। हेनरी का नियम, बिल्कुल सही बात है। नौ, साम्यावस्था में वाष्प अवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो विलयन में अधिक वाष्पशील होता है। सही बात है, ये भी सही बात है। नीचे वाला आ गया असत्य। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उच्चतम क्वथनांकीय विलयन होते हैं। चलो अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वथांकी क्या होता है। ऐसे विलयन, ऐसे अवयव जिन्हें आपने आपस में मिलाया, अब उन्हें वाष्पीकृत करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता हो रही है, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं उच्चतर क्वथनांकीय विलयन। अब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या होता है? धनात्मक विचलन का मतलब आपने दो अवयवों को मिलाया, वो पहले से वाष्पशील थे, परंतु जब आपने उन्हें मिलाया तो उनके वाष्पन की जो अभिक्रिया है वो और फास्ट हो गई, वो और तेजी से वाष्पीकृत होने लगे। तो जो विचलन होता है वो धनात्मक होता है। मतलब जिन्हें आपने मिलाया उनमें वाष्पीकरण और तेजी से होने लगा, मतलब ताप की आवश्यकता
है ही नहीं, वो अपने आप ही हो रहे, तो क्या वो उच्चतम क्वथनांकी होंगे बेटा? नहीं होंगे, असत्य बात है। तो ऐसे ही बहुत डिटेल में हमने बहुत प्यार से इस चैप्टर के सारे लॉन्ग लेक्चर डाले हुए हैं, आपको देखना है, अभी के लिए नहीं, आगे के एग्जाम के लिए देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद वाला देख लेते हैं क्या आएगा, इसका सत्य आएगा। देखो हमने पहले ही बता दिया था। नाउ आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी, ये है काम की बात। अब बताओ मुझे, सही जोड़ी का यहां सॉल्व करो या कहीं पे भी सॉल्व करो, नियम क्या है? वो करो जो बनता है, वो करेंगे जो बनता है। तो मोलरता, विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो पहला का आएगा सी, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक जमने की प्रक्रिया, जमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीज। अवनमन में मतलब परिवर्तन, तो तापमान को फ्रीज करना है, तो फ्रीज के लिए एफ आता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ एक्स एम, ठीक है, ये होगा आंसर। नाउ वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक रहा ये वाला डेल्टा टी भी, और जब सामने आई आ जाए, आई स्टैंड फॉर वांट ऑफ गुणांक। नाउ प्रदूषण, प्रदूषण की जो इकाई है उसे नापा जाता है पीपीएम में, और एस्पिरिन मतलब होता है C9H8O4। नाउ नेक्स्ट है वी हैव 1M Al2SO4 3 विलियन। ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो यहां पर आता है 5। ऋणात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करते हैं? ये ऋणात्मक विचलन के लिए क्या आएगा? तो जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों ही वाष्पशील द्रव्य है, इन्हें हम मिलाएं तो जो बनेगा वो बनेगा ऋणात्मक विचलन वाला विलियन। अब हेनरी का मतलब क्या होता है? एम समानुपाती होता है पी के, यही होगा, या फिर धुआं होगा या फिर सोडा वाटर होगा। तो हेनरी गैस का द्रव्य में विलयन, गैस का द्रव्य विलयन, या फिर m बराबर के एच, तो के एच वाला पी वाला जो है यहां पर आएगा। चलो इसका बताते हैं, गैस का द्रव्य में विलयन सोडा वाटर हो गया। अब हेनरी का नियम में आ जाएगा, ये वाला लास्ट में आएगा, ठोस का गैस में विलयन धुआं, और जो आखिरी बचा है वो m बराबर के एच पी, जो हमने सोचा था वही हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, किसी विलयन के 1000 ग्राम में, किसी विलयन के 1000 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कहलाती है। फटाफट आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट। सर इसका आंसर मोलरता है या मोललता है? मोललता है या मोलरता है? मोलरता है या मोललता है? तो 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक विलय के मोल, दैट इज मोललता। अरे ये क्यों आ गया भाई? ठीक है, मोललता। आप लोगों के साथ चीटिंग हो गई। बिना संगठन में परिवर्तन की निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन कहलाते हैं स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, पराशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र वही पाई बराबर CRT। फिर से गलत हो गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आदर्श विलयन का एक उदाहरण बताइए, तो आदर्श विलयन का उदाहरण है बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। पराशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र बाद में देखते हैं, दिया आ गया तो ठीक है। विपरीत पराशरण दाब में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। अगला है अणुसंघ गुणधर्म के प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? उसे उसे कहा जाता है वॉल्ट ऑफ गुणांक। नाउ ऐसे एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो इसका उदाहरण है पैलेडियम में उपस्थित हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? फिर से सेम क्वेश्चन और उसका आंसर भी सेम होगा। नौ विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है तनु विलयन कहलाता है। 1 मिलियन, 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की मात्रा को कहा जाता है ppm पार्ट्स पर विलियन, एंड नेक्स्ट इज पाई बराबर CR2। उसके लिए लिख लेना, इसके लिए आएगा पाई बराबर CR2। हो सकता है हमसे कलर चेंज हो गया होगा, कोई बात नहीं। चलो अब आता है चैप्टर 2। जब Zn प्लस आयन तथा Cu कॉपर प्लस आयन की सांद्रता इकाई होती है तो इस प्रकार की युक्ति को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, शुष्क सेल, या फिर ND सेल। बताओ क्या आएगा जिसमें कॉपर Z आयन बनता है और Cu प्लस आयन होता है? क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है क्या? यस, द करेक्ट आंसर इज गैल्वेनिक सेल। एक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो ये एक तरफ अपचयन अभिक्रिया होती है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। मोलर मोलर चालकता की आणविक इकाई है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओम इनवर्स 1 Cm2 मोल इनवर्स 1 -1। जंग का सही सूत्र है Al2O3 डॉट
2H2O या फिर B Fe2O3 डॉट XH2O। तो द करेक्ट आंसर इज, आपको यही पता चल जाना चाहिए, XH2 है ना, दो अणुओं की संख्या नहीं होती। ये सारे फेरिड ऑक्साइड के ही है। ये जो है यहाँ पर एथेनॉल ऑक्साइड बना रहे हैं, अलग ही उत्पाद बन रहा है एक नया। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। सेल स्थिरांक की इकाई है तो वो है सेंटीमीटर इनवर्स 1। Zn प्लस Cu प्लस 2 आयन से बना Zn2 प्लस आयन और साथ में कॉपर। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है बताओ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है, अपचयन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया का? तो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन साथ साथ हो रहा है। जब अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन जब एक साथ अप्रत्यक्ष रूप से हो तो क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट देख लेना इंस्टाग्राम में, सर ने बता दिया, दैट इज रेडॉक्स अभिक्रिया। नाउ नेक्स्ट है, संचयक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कॉपर, सिल्वर, लेड या सोडियम। तो लेड इज द करेक्ट आंसर। अबे गलत हो गया, हाँ लेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ SHE की विभव का मान क्या होता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में SHE का आपको फुल फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो ओपन शॉर्ट, गलत हो गया देखो। तो इसका सही है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान होता है। अब आप बता दोगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, सामान्य मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 2.0 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 0.0 वोल्ट होता है, 1.22 वोल्ट होता है। 11वीं का है ये, तो 0.00 वोल्ट होता है। लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया है या लगने की क्रिया है, बहुलीकरण है, अपचयन है, हाइड्रोजनीकरण है, ऑक्सीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीकरण। नाउ चालकता सेल इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। फेराड नियम, चालकता, सेल स्थिरांक और प्रतिरोध। तो द करेक्ट आंसर इज सेल स्थिरांक। अब आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऊपर वाली जो अभिक्रिया है जहां पर आप क्या कर रहे हो, दो हैलोजन का विनिमय कर रहे हो। जब हम हैलोजन का विनिमय करते हैं और क्या बना रहे हैं हम? आयोडीन बना रहे हैं। आप बना रहे हो एथिल आयोडाइड और NaCl। तो इसको किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? बोट्स अभिक्रिया कहते हैं, शॉर्ट्स अभिक्रिया कहते हैं, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं, कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्वे अभिक्रिया एल्डिहाइड के लिए बनाई जाती है। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया हैलोजन विनिमय के अंतर्गत आती है, जिससे हम आयोडीन से निर्मित एल्किल हैलाइड बनाते हैं। शॉर्ट्स अभिक्रिया फ्लोरीन से युक्त फ्लोराइड के बारे में बनाते हैं। और वुड्स अभिक्रिया में सम संख्या वाले हैलोजन्स बनते हैं, सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं, सॉरी। तो करेक्ट आंसर इस होगा फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है। क्लोरोवेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर DDT बनता है? तो दैट इज क्लोरल। फर्स्ट ऑप्शन है। क्लोरोक्विनोन का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो द आंसर इज मलेरिया, है ना। मलेरिया इज द करेक्ट आंसर। ये शुरू में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बीच बीच से उठाए हुए सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। फर्स्ट टाइम तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि हमें ये लगा कि जो रिएक्शन है दैट इज बिलोंग्स टू SN1 रिएक्शन, परंतु ये वहां पर से नहीं है। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत। यहाँ पर आप एथेनॉल के साथ इन सबको मिला रहे हो और उसमें एथेनॉल डाल के गर्म कर रहे हो, तो क्या बनेगा बताइए? एल्कोहल बनेगा, एल्कीन बनेगा, ईथर बनेगा या एस्टर बनेगा? विलोपन अभिक्रिया में कभी भी एल्कोहल नहीं बनता सर, तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ठीक है। अब जैम डाई हैलाइड का सही सूत्र है। जैम डाई हैलाइड का मतलब पता होना चाहिए। जैम डाई हैलाइड का मतलब पता होने के लिए सर के फुल वाले वीडियोस, 2 चैप्टर के वीडियोस ऐसे हैं जो मैंने पूरी शिद्दत के साथ डाले हुए हैं, मतलब अपना दिल खोल के रख दिया, इस टाइप से पढ़ाया उनपे। तो जैम डाई हैलाइड का सही सूत्र, जब एक ही कार्बन से एक ही प्रकार के दो हैलोजन्स जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। अब जब निकटवर्ती कार्बन से एक समान दो हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसे विस डाई हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर बताओ मुझे, एक ही कार्बन से हैलोजन कहाँ पर जुड़े हुए हैं? यहाँ पर जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े। ये जो संरचना है विस डाई हैलाइड की है। यहाँ पर जुड़े हैं क्या एक ही कार्बन से दो हैलोजन? हाँ जुड़े हुए हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक हेलो एल्केन है? तृतीयक हेलो एल्केन है, बताओ। तो ये होगा, ऐसे ही देख के बता। तो इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप देख के ही ऑप्शन सॉल्व कर दो। एलिल हैलाइड का सही सूत्र होता है, एलिल हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। कहां देखो, कहां जुड़ा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से? यहां जुड़ा है।
कार्बन है, इस पर डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही वाला है ना, हाँ यही वाला है। नाउ इधर पे जस्ट बाजू में यहाँ पर इसके बाद में sp3 संकरित कार्बन, जबकि यहाँ पर दोनों कैसे हैं, sp2 संकरित है। नाउ 2rx प्लस 2na मिलकर बना सम संख्या वाले एल्केन और साथ में NaX। इस अभिक्रिया को कहा जाता, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, अभी पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं 2rx वुड्स अभिक्रिया। नाउ pp डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है, दैट इज DDT। नाउ फॉस्जीन का सही सूत्र होता है या गैसीय सूत्र होता है PH3COCl2 CCl3CHO या फिर CCl3NO2। The correct is option B, that is COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड, हिंदी नाम क्या है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, बचे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री वाले, उससे जुड़ गया क्लोरीन। नेक्स्ट है फिडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का एल्किलीकरण अभिक्रिया कौन सा उत्पाद बनाता है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, हमें फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आया। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है उसका यदि हम एल्किलीकरण करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, तो दैट इज एल्किल बेंजीन। क्या आएगा, एल्किल बेंजीन। एक तरह से आप कह सकते हैं टालुइन बन रहा है। नाउ एक ब्रोमो 2 एथिल 4 द्वितीयक ब्यूटिल बेंजीन का सही सूत्र। एक ब्रोमो, पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, दूसरे से एथिल जुड़ा है और चौथे से द्वितीयक ब्यूटिल द्वितीयक ब्यूटिल जुड़ा हुआ है, किस से जुड़ा है, बेंजीन से। तो सूत्र होगा C6H3, क्योंकि तीनों जगह पर, एक जगह ब्रोमीन जुड़ा है, एक जगह एथिल जुड़ा है, एक जगह हमारा ब्यूटिल समूह जुड़ा है, वही दूसरे कार्बन से, तो 3 हाइड्रोजन तो हट गए, इसीलिए C6H3। पहले वाले से Br जुड़ा है, दूसरे वाले से C2H5 जुड़ा है, तीसरे वाले से ये जुड़ा है क्या, CH3C2H5। इस प्रकार से आपको इसका सूत्र लिख लेना है। ठीक है, C6H3 ब्रैकेट के अंदर Br, ब्रैकेट के अंदर C2H5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर CH, उसके अंदर एक और ब्रैकेट लगाएंगे CH3 ब्रैकेट क्लोज C2H5। ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को बता दिया था। नाउ नेक्स्ट है संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्विनोन का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव, दोबारा सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित खालिस्तान जो क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है, टाइफाइड अंतर्ज्वर के इलाज के लिए प्रभावी होता है, इसे देख लेना। क्लोरे, अब मुझे पढ़ते नहीं आता यार, क्लोरेम्फेनिकॉल, क्लोरे क्लोरे क्लोरेफेनिकॉल। ठीक है, आई एम सॉरी यदि प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां जीभ नहीं पढ़ती, आपको आता है पर आप बोल नहीं पाते हो, तो क्लोरे मेम्फेनिकॉल उसका नाम है। एलिल हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्वि आवंत के समीपवर्ती खालिस्तान संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एलिलिक हैलाइड, एलिल एलिलिक, एलिल एलिलिक, तो यहां पर आएगा sp3 संकरित। ये जो है एलिल है, यहां पर एलिलिक है। आगे वाइनिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्वि को आवृत के sp2 संकरित कार्बन से, रुको, वाइनिलिक हैलाइड, देयर इज सम मिस्टेक, एलिलिक हैलाइड वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकावन के sp2 संकरित होना चाहिए, और यहां पर वाइनिलिक हैलाइड कौन से, जैम डाई हैलाइड और विस डाई, नहीं सही है सही है सही है, आई एम सॉरी, यहां पर sp3 आएगा, यहां पर sp2 ही आएगा। नाउ CH3C2CHCl का आयुपेसी नाम होगा, क्या होगा, एक क्लोरोमेथेन, एक क्लोरोएथेन या फिर 2 क्लोरोएथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यहां पर 2 बार CH, कितने कार्बन है, एक, यहां पर बाहर 2 लगे तो 2 कार्बन ये हो गए, एक तीसरा हो गया Cl है, तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। अब यहां पर जो आप ये देख रहे हो कौन, Cl, ये Cl कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले या दूसरे, देखकर तो ऐसा लगेगा कि पहले कार्बन से जुड़ा, बट द फैक्ट इज कि ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन ऐसे होगा, ध्यान से देखो मैं बना रहा हूं, एक कार्बन ऐसे होगा, इससे CH जुड़ा होगा ऐसे, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर 2 आप बिंदी लगा दीजिए, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ आया। अब क्या करें, डिजिटल बोर्ड नहीं तो ऐसे ही समझा देते हैं। साइनेट तथा नाइट्रल में 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। बहुत अच्छे से बताया मैंने लॉन्ग लेक्चर पे, है ना।
ये सारी चीजें लॉन्ग लेक्चर में कवर कर दी गई। अब आप लोग नहीं देखते, उसमें मेरी गलती नहीं है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आई नो दैट कि ये फंस सकते हैं, ये आएंगे। जब कार्बन कार्बन का विन्यास विपरीत हो जाता है, देखो ये आ गया। मैम कल क्लास है क्या? 11वीं वाले बच्चे बोल रहे। अब हमें मालूम है इनका केमिस्ट्री का एग्जाम है कल, तो ये पूछेंगे। सर की 2 दिन बैंड बजा देंगे ऑफलाइन वाले बच्चे, फैक्ट है। चलो, जब कार्बन कार्बन का विन्यास विपरीत हो जाता है तो इस विन्यास को प्रतिलोम कहा जाता है ना, प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है। हेलो एल्कीन में sp3 संकरित संकरण तथा हेलो एरीन में sp2 संकरण होता है। मैंने बोला था ना कि अभी ये लोग जो बच्चे हैं, ये मैंने नेट कनेक्ट कर लिया, गलती यही हो गई। नेट कनेक्ट नहीं कर रहा था, क्या आ रहा था, ब्लर हो रहा था। चलो, अब सत्य सत्य पर बात कर लेते हैं। आयोडोफार्म का उपयोग पूर्ति रुधिक रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये सारी डिटेल ऑफलाइन में कवर करवा दी गई है। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं डला है, आई एम सॉरी। पॉली हैलोजन यौगिक से रिलेटेड हम वीडियो नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि तुम लोग देखते नहीं और उसमें व्यूज नहीं आते, अटक जाते हैं। सच सुनो, जब तक व्यूज नहीं आएंगे, और मैं बता रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जिसमें कोर रिएक्शन है, यदि यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो सुन लो ध्यान से। जब तक इस वीडियो पर 20 कमेंट नहीं होंगे, वो भी जेन्युइन, एक ही बंदा नहीं, अलग अलग बंदे 20 कमेंट नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नहीं आएगा। लिख के ले लो ये बात, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले करें या ऑफलाइन वाले करें, दोनों मिलके कर दो। जो भी देख रहा है 20 कमेंट से ऊपर होने चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन जो आपको आगे नंबर दिलाएगी, ठीक है, वो आएगा पार्ट। और साथ में उपसहसंयोजन यौगिक के आयुपेशी नामकरण, जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों से बनते नहीं, उसका सॉल्यूशन तभी आएगा जब इस वीडियो पर 20 कमेंट होंगे। 20 कमेंट, और कम से कम, कम से कम मेरे को 30 प्लस लाइक्स चाहिए, मैं मांग रहा हूं इस बार। जब तक नहीं होंगे तब तक तो भूल जाओ कि कुछ आने वाला है ना हो। एक समय में भी, चलो, आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्ति रोधिक रूप में किया जाता है, सत्य बात है। किसी अणु का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आध्यारोपित नहीं होता, तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन कहा जाता है, कायरल कार्बन या असममित कार्बन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक समव्यवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समव्यवी निरस्तित कर देता है। इस प्रकार के मिश्रण को रेशमीकरण मिश्रण या रेशमा के अंतर। देखो, दो तरह के उत्पाद होते हैं, और दोनों अलग अलग प्रकार के मिले। यदि हम वो 50-50% मिला लें, तो एक दूसरे को वो निरस्त कर देते हैं, जो घूर्णन है वो निरस्त हो जाता है। तो क्या ऐसे विलयन को रेशमिक मिश्रण कहा जाता है? जी हाँ, ऐसे विलयन को रेशमिक मिश्रण किया जाता है। यह हमारी क्लास का, ऑफलाइन क्लास का टॉपिक है। तो जो बच्चा आज ही इस वीडियो को देख ले रहा है, वो कल आ जाएगा चुपचाप से, है ना। वे वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब पर आयतरूपित हो जाती है, वे वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब पर आयतरूपित हो जाती है, उन्हें कायरल कहते हैं? नहीं कहते, उन्हें एक आयरल कहते हैं। असत्य बात है। आगे बढ़ो। सेडजैक नियम के अनुसार विहाइड्रोजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिनमें द्विआवंधी कार्बन परमाणु पर एल्कीन समूह की संख्या अधिक होती है। क्या पढ़ दिए सर रामायण, हमें समझ में नहीं आई बात। चलो प्यार से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। सेडजैक नियम के अनुसार विहाइड्रोजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिनमें द्विआवंधी कार्बन परमाणु पर एल्कीन समूह की संख्या अधिक होती है। सही बात। वह द्विआंशिक परमाणु की संख्या एल्किल समूह की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, ये जो है थ्योरी पर समझाने वाली बात है, इसे छोड़ते हैं अभी। इसे लॉन्ग वीडियो में आपको देखना होगा कि सैडजेफ नियम एग्जैक्टली व्हाट इज सैडजेफ नियम। तो आप जब विलोपन अभिक्रिया देखेंगे तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज सैडजेफ नियम। नेक्स्ट है CH3 ब्रैकेट क्लोज 3 CBr प्लस KOH और एथेनॉल को मिलाकर गर्म किया जाए तो क्या ये बनेगा? क्या ये बात सही है? KBr बनेगा, COH बनेगा, के ले डालेगा Br को, और Br की जगह पर जुड़ जाएगा OH। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात असत्य है। हमने थोड़ी देर पहले विलोपन अभिक्रिया देखी थी, वहां पर एथेनॉल था, फिर हमने उसे गर्म किया था, तो क्या बन रहा था? एल्कीन बन रहा था, डबल बॉन्ड वाली संरचना बनी थी, एल्कोहल नहीं बन रहा था। दो अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक SN1 अभिक्रिया होती है, जहां पर Br जो है वो कार्बनायन बनाता है, परंतु यहाँ पर अभिक्रिया QH के साथ हो रही है और हम एथेनॉल के साथ में उससे गर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अलग हो जाएगा, Br के साथ में चला जाएगा। जो OH है वो यहाँ कहीं के इनमें से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन ले लेगा और बना लेगा H2 और साथ में KBr। यहाँ H2O नहीं बना है आपको घुमाने के लिए। यदि H2O हो जाता तो यू आर क्रिस्टल क्लियर, और H2O बन जाता तो आप समझ जाते, वो वहां पर आपको घुमाया होता। नाउ 2C6H5Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर
और इनको जब आप मिलाएंगे C6H5 C6H5 प्लस NaCl, फिटिंग अभिक्रिया। हाँ बेटा, ये फिटिंग अभिक्रिया है। यहाँ C2H5Cl होता और यहाँ पर भी C2H5 होता, तो ये वुड्स अभिक्रिया थी, तो ये फिटिंग अभिक्रिया सही बात है, कोई गलत बात नहीं। हेलो एल्केन के क्वथनांक का घटता क्रम, सबसे पहले आरआई में हेलो एल्केन में यदि हम बात करें, हेलो एल्केन हम यदि बना लें तो सबसे अधिक क्वथनांक आरआई का होता है, उससे कम आरबीआर का होता है, उससे कम आरसीएल का होता है और सबसे कम आरएफ का होता है। तो क्या ये घटता क्रम है? पहले ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। जी हाँ, ये घटता क्रम है और ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। आगे बढ़ो। प्रतिबिंब के रूप के रेशमिक मिश्रण में परिवर्तन होने के प्रक्रम को रेशमीकरण, प्रतिबिंब के रूप के रेशमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के प्रक्रम को रेशमीकरण कहते हैं। सत्य बात है, उसे रेशमीकरण कहते हैं। मैथिलीन क्लोराइड के आंखों से सीधा संपर्क होने पर कॉर्निया जल सकती है। सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे बढ़ो। फिर से मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सेटजेप नियम क्या कहता है कि द्विआबंधित वो कार्बन मिलेगा जहां पर आपका विलोपन सबसे पहले वहां पर होगा जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। और कहां से सबसे ज्यादा उड़ेगा? जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम है। तो कहां पर कम है? यहाँ पर। ये बनता है हमेशा प्रोप टू एन अधिक उत्पाद बनता है, ये वाला होगा। पेरोक्साइड प्रभाव, इसका आंसर ये वाला आएगा, हम बाद में कवर करेंगे क्यों आएगा। वुड्स अभिक्रिया बनाता है C2H5। नाउ है CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे क्या दब गया रे भाई, उड़ जा बेटा मुन्ना, उड़ जाएगा ना स्केप से। अरे यार पंगा हो गया, अब तुम लोग पूरा देख लोगे, कोई बात नहीं, देख भी लोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से कर देंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। नाभिक रागी कौन है? नाभिक रागी वो बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। नाभिक रागी मतलब पता है क्या बोलते हैं? जिन पर धन आयन होता है। और आपको भी ऐसी लगता होगी कि नाभिक रागी भी होते हैं जिन पर धन आयन होता है। और जैसे ही नाभिक रागी पे धन आयन होता है तो आप कहाँ लगा दोगे? NO2 पे लगा दोगे सही जोड़ी पे, और इलेक्ट्रॉन रागी पे लगा दोगे Cn-, है ना? यही करके आने वाले। गलत हो जाएगा, 2 नंबर कट जाएंगे। ध्यान सुनना, नाभिक रागी वे जिनको नाभिक से प्यार होता है। और नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो धन आवेश से स्नेह कौन रखता है? ऋण आवेश। तो जिन पर ऋण आवेश होता है दैट इज नाभिक रागी, और इसका सही जोड़ी होगा यही सीधा वाला। अब इलेक्ट्रॉन रागी कौन होंगे सर? जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। किनको प्यार होता है? धन आवेश को प्यार होता है। तो NO2 धन। एनर्जी इज नाउ खत्म मेरी, हो गई है। फॉस्जिन, कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2 पहले ही बता चुका हूं जब मैं सॉल्व करवा रहा था, है ना? तो ऐसी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप मुझे बताओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चाहिए तो रूल आर सेम, 20 कमेंट और 30 लाइक्स चाहिए। मेरे को नहीं पता, नहीं होंगे तो नहीं आएगा वीडियो, क्लियर हूं मैं बिल्कुल। तृतीयक ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन की संरचना बनाइए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां संरचना बन जाएगी। यहां पर छोड़ते हैं इसे, ठीक है। अब इसका सही नाम बोल रहा है वो CH3, CH डबल बॉन्ड C, इसी C से Br जुड़ा है और फिर CH3, ठीक है। 1 2 3 4 4 है, 4 कार्बन स्टैंड फॉर ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन से हम समझते हैं ब्यूट। फर्स्ट सेकंड, ये है सेकंड कार्बन, तो 2 इन होगा। और साथ में आप पहले लगा देंगे ब्रोमीन के लिए 2 ब्रोमो, तो ये हो गया नाम 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ऐसे करके नाम आपने भले ही पहले दे दिया हो, मैंने एक्सप्लेन करके क्यों है। एक क्लोरोमिथाइल का सही संरचना, ये भी आप टेलीग्राम पर आइए। अब फिर से दब गया यार बटन, यार क्या बताएं यार। चलो देख लो। एक ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन क्यों है इसका नाम? एक ये पहला कार्बन है, यहाँ पर इस कार्बन से इसी कार्बन से एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इधर साइड से यहाँ पर से गिनना चालू हुआ है, तो उन्होंने लिखा है एक ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। कुछ गलत है इसमें बट फिर भी आप तो यही लिखना। नेक्स्ट है सैंडवेयर अभिक्रिया का सही सूत्र लिखो। टेलीग्राम SN1 अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, इसके लिए टेलीग्राम पर आएंगे आप। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। ये जो है हुंसडीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको यदि पेरोक्साइड के साथ कराए तो क्या बनेगा? इसके लिए भाई आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम पे। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये टेलीग्राम पर नहीं, ये हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग वीडियो पे। तो कमेंट तो करना पड़ेगा बेटा तुम्हें, है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसे कैसे समझेंगे। आइडोफॉर्म का सही उपयोग पूर्तिरोधी रूप में किया जाता है, पहले हम समझ चुके, ठीक है।
क्या हो गया रे, काला क्यों हो गया ये? चलो उपसय संयोजन यौगिक पे आ गए हम। चलो उपसय संयोजन यौगिक पे आ गए। चलो यहाँ पर उपसय संयोजन यौगिक पे हमने एनिमेशन नहीं डाली है, तो आप देख लो। प्राथमिक संयोजकता समान रूप से आयनित होती है तथा यह किस प्रकार का आयन, किस आयन द्वारा संतुष्ट होती है? तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, और द्वितीयक भी ऋण आयन द्वारा ही संतुष्ट वो होती है संतुष्ट। ठीक है। FeSH4 NH42SO4 6H2O को कहा जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज मोहल लवण। द्विदंतुर लिगेंड का मुख्य उदाहरण है, Cl माइनस नहीं है, H2O भी नहीं है, En। क्या नाम है इसका दर? डाई एमीन एथेन इसका उदाहरण है, और साथ में NH3 नहीं है, तो En इसका करेक्ट आंसर है। और SCN एवं NO2 है एक दंतुर, बहुदंतुर, उभयदंती या फिर उदासीन लिगेंड। तो जैसे कि वहां पर जिन पर दो केंद्र होते थे जुड़ने के लिए, तो वैसे ही आप साइनाइड की बात करें या नाइट्रो साइनाइड, या फिर आप जिसे नाइट्रल भी कहते हैं, या फिर जो आप NO2 समूह यानी कि नाइट्रो समूह जो है, इनमें दो केंद्र होते हैं। नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। इधर सी भी को बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। जटिल यौगिकों के केंद्रीय सूत्र परमाणु किस द्वारा कार्य करते हैं? तो लुईस सम। जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु किस तरह कार्य करते हैं? तो लुईस सम लाएगा। यहाँ पर CONH36 प्लस 3 आयन की आकृति कैसी होगी? वर्ग समतुल्य होगी, चतुष्फल की होगी, अष्टफल की होगी या पिरामिड की होगी? तो करेक्ट आंसर इज अष्टफल की। अब मैं यहाँ पर बेटा एमिनेशन डालना भूल गया जरा। होमोलैप्टिक संकुल का मुख्य उदाहरण है, और वीडियो भी वैसे काफी लंबा हो गया, 40 मिनट का हो गया, सबसे लंबा केमिस्ट्री का ही वीडियो अब तक का। होमोलैप्टिक संकुल का मुख्य उदाहरण है, तो यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकेल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से यार ये हो गया यार। चलो आ गया गलती हमारी है, हमने शायद यहाँ पर डाल दिया। होमोलैप्टिक संकुल है, इसका उदाहरण आप पहले ही देख चुके हैं हम किसका है। ये आएगा इसका करेक्ट आंसर, टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब इसका है गुरु कोष्ठक के बाहर लिखाने जाने वाला समूह, वो कहलाता है प्रतिआयन। क्या कहते हैं उसे? प्रतिआयन। जो गुरु कोष्ठक के अंदर होता है दैट इज लिगेंड। जो जिससे लिगेंड जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय धातु कहलाता है, और जब प्रतिआयन नहीं लगा होता है तो वो समन्वय गोला कहलाता है। सब कुछ मैंने बता दिया। डाइक्लोरोडिवोस यानी डाइक्लोरोडिवोस, डाइक्लोरिडो विष, ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकेल 2 है। सूत्र बताना है इसका। क्या बताना है? सूत्र। तो क्या होगा इसका सूत्र? को निकल आना चाहिए, केंद्रीय धातु क्या आनी चाहिए? निकल। इस पे है क्या? नहीं है। कोबाल्ट है। इस पे है क्या? नहीं है। इस पे है क्या? है। मगर उसके साथ में क्या चाहिए? ट्राइफेनिल भी चाहिए। तो ये है बेटा, है ना। केंद्रीय धातु यहाँ पर कोबाल्ट है, हमें क्या चाहिए? निकल चाहिए, तो निकल यहाँ पर है। तो दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। CrNH33H2O3Cl3 का अब तो 3 है। केंद्रीय धातु क्रोमियम आएगा, ये रहा क्रोमियम। ठीक है। बाद में क्या? क्लोरीन है, क्लोराइड ये रहा। फिर NH3 कहते हैं, 3 है, 3 के लिए ट्राई, NH3 के लिए एमिन, एक्वा। बेटा पहले ही इसका सही आंसर है ना। इसका सही आंसर देखो, मुझे तो पहले से ही पता है, परंतु आप यदि ऐसे देखोगे तो सबसे पहले इनके नियम है। क्या है? इनके नियम है जिन्हें हम आगे कवर कर लेंगे। आ, आप स्पष्टरोधी कार्बनिक यौगिकों का सूत्र है टेट्रा एथिल एलाइड। ठीक है। संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या। कोई भी संकुल हो, कोई भी ऐसा उत्पाद हो, दो आयन बनते हैं। जो गुरु कोष्ठक के बाहर होते हैं वो माइनस आयन प्रस्तुत करते हैं, जो गुरु कोष्ठक के अंदर होते हैं वो प्लस। तो दो आयन ही बनते हैं। ठीक है। EDTA का रासायनिक सूत्र देख लो। एथिलीन डाई एथिलीन डाई मिने मिने टेट्रा एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है, नोट कर लेना। अब यहाँ पीटी की समन्वय संख्या कितनी होगी? कितने जुड़े हुए इससे? 6 क्लोरीन जुड़े, तो 6 होगी। अब यहाँ पर क्या लिखना है? किस प्रकार की समव्यवस्था? SO4 और Br। यहाँ पर मेरे हिसाब से आयनिक समव्यवस्था आनी चाहिए, है ना, आयनीकरण समव्यवस्था। यहाँ पर इसका IUPAC अभी थोड़ी देर पहले मैं चिल्ला रहा था, टेट्रा कार्बोनिल कार्बोनिल निकल, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ऑक्सीकरण संख्या 0 लिखी, मगर वो मत लिखना आप। खालिस्तान लिगेंड युक्त उपसहसंयोजी युग्म में बंधनी समव्यवस्था पाई जाती है। खालिस्तान लिगेंड युक्त एक जैसे या एम्बिटेंट लिगेंड, एम्बिटेंट लिगेंड लिख लीजिएगा आप।
युक्त उपसहसंयोजकों में बंधनीय समव्यवस्था पाई जाती है। K3Fe आयुपेसी नाम, ध्यान से देखेंगे पोटेशियम बाहर है, कितने हैं 3 है, तो ट्राई प्रोटेशियम। फिर उसके बाद में ये वाला हम जो लिखेंगे, ये संख्या लिखेंगे C2O4, लिखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो फेरेट। ये 3 इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि उसके लिए आपने ऑक्सीकरण संख्या बाद में लिखी, तो पोटेशियम पहले आएगा, उसकी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं। गुरु कोष्ठक के बारे दी, कोई धन आवेशित धातु है तो उससे डायरेक्ट लिखा जाता है, उसके लिए ट्राई या फिर दूसरी चीजें नहीं लिखी जाती। फिर जो आपका बचा है ट्राई ऑक्सेलेटो, यहां पर केंद्रीय धातुओं का नाम चेंज हो गया, ठीक है, फेरेट, फेरेट हो गया, 8 लग गया अंत में, यानी कि यहाँ पर जो आपका उपसहसंयोजकी यौगिक है, यानी कि ये वाली केंद्रीय धातु, इस पर कौन सा आयन है, माइनस आयन, उसे पॉजिटिव करने के लिए कौन जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति पर जो केंद्रीय धातु होता है फेरिक जो है, फेरिक बिकम टू फेरेट। नाउ केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या को खाली स्थान कहा जाता है। केंद्रीय धातु से जुड़े हुए, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंडों की संख्या को समवयन संख्या, फिर से गलत बटन दब गई, चलो समन्वय संख्या कहते हैं, और इसका नाम है हेक्साएमिन कोबाल्ट क्लोराइड 3। लिख लो फटाफट से नाम। काहे आ गया भाई तू? आज कितना डिस्टरबेंस हो रहा पता है, बहुत ज्यादा। चलो, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित चिन्ह सहित आवेशों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। असत्य बात है ये, उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समन्वय मंडल के भीतर एवं बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं, इसे हाइड्रेट समव्यवस्था कहा जाता है। सत्य बात है ये। एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा होता है, इसे ज्यामितीय समव्यवस्था कहते हैं। एक ही अलग अलग प्रकार से जुड़ा है, ज्यामितीय समव्यवस्था कहते हैं। असत्य बात है, इसे भी बंधनीय समव्यवस्था कहते हैं। फेरोसिन सैंडविच का सही सूत्र FN, सत्य है ये। द्विक लवण में आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध, जबकि संगुल में उपसह संयोजी आबंध पाया जाता है। सत्य बात है। वे यौगिक जिनमें कार्बन समूह के कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से आबंधित होते हैं, कार्बधातु, या सही बात है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ग्रिकनार्ड अभिकर्मक है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। हाँ, सही बात है। चलो, इसका आ गया, नीचे वाले का भी आ गया सत्य। क्लोरोफिल विटामिन, इसका भी सही है ये। नेक्स्ट है 10वां वाला, हेक्सा NiNH36Cl2 का सही नाम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन है। ये वाला असत्य है, ये गलत है, सॉरी, और ये नीचे वाला भी असत्य है। अब क्या बचा है, थोड़ी सी सही जोड़ी बची है, इसे भी कवर कर ही लेते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, मैडम को आगे गुस्सा, नाउ हम सॉल्व करते हैं। तो विर्कनार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgx, फटाफट से देख लो। इसका नाम पूछ रहा है, CO कोबाल्ट है, तो जहां पे कोबाल्ट होगा वहां पर आप टिक कर लेना। तो पहले वाले का आएगा, दूसरा विर्कनार्ड अभिकर्मक का आएगा पहला। यहाँ क्रोमियम है तो इधर कहीं देख लो क्रोमियम, ये देख रहा है, ये है। फिर है कीटेल, कीलेट है, EN या EDT है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो देखो क्या है, अरे दोनों ही गलत हो गए। अधिक संकुल स्थायी, एक्चुअली मैडम ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे थोड़ा सा। उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना, वर्नर ने बताया था इस बात को। हाँ, अरे पूरा ही गलत हो गया। चलो, सही है, ये TL का ये नाम है। उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना, षष्ठ तंतु लिगेंड है EDTA और द्वि तंतु लिगेंड है EN। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद में इसका नाम CONH35NO2Cl2 एंड CO। यहाँ पर देखो आयन, यहाँ पर NO2 ने बनाया, यहाँ पर ONO2 ने बनाया। तो एक ही प्रकार, हमने बताया था ना 2 केंद्र होते हैं NO2 में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने बनाया या नाइट्रोजन ने बनाया, तो ऐसी समव्यवस्था को बंधनीय समव्यवस्था कहते हैं। द्विक लवण का उदाहरण दीजिए, तो मोहर लवण इसका उदाहरण। फिटकरी का सही सूत्र लिख लो, KAiSO42 अब इसका सही नाम डाईएमीन क्लोरो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम 2, ये है।
पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट का सही सूत्र लिख लो K3AlCO, ये पहले भी आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, है ना। COF3 में किस प्रकार का संकरण उपस्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके बाद का लिख लो, ये भी हमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले देखने को मिला था। इसका नाम है सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। इसका आप मुझे बताओगे किस प्रकार का संकरण उपस्थित है, sp2 है, sp3 है, या फिर मैं बता देता हूँ sp3D2। ठीक है, ये हमारी पीपीटी हो गई समाप्त। तो ये था आज का वीडियो। कोई चीज यदि मिस आउट हो गई होगी, आपको लगता है रॉन्ग है, तो यू हैव टू कमेंट बटन, कमेंट कर देना फटाफट से, तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सेम रूल रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, 1 घंटे का वीडियो जा चुका है, पूरा देखना है आपको, साथ ही हमें बताना कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, परीक्षा अच्छे से देना है आपको। राधे राधे।